हेलो एंड वेलकम टू वाईएसएस यूट्यूब चैनल। पिछले हफ्ते हमने सोशल साइंस चालू कर दी थी और पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। सोशल साइंस के अंदर जो सिविक्स पोर्शन है उसका हम सेकंड चैप्टर मतलब फेडरलिज्म हम पढ़ने वाले हैं। फेडरलिज्म क्या होता है तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग करके एक टॉपिक पढ़ा था। उसके अंदर हमने एक सब टॉपिक पढ़ा था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है तो जो वर्टिकली जो पावर शेयर होती है वो वर्टिकल पावर शेयरिंग मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को देता है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ लोकल गवर्नमेंट को देता है। ये जो शेयर हुआ है पावर का 3 टियर के अंदर, जो इंडिया के अंदर है 3 टियर, मिनिमम 2 होने चाहिए। ये जो फीचर्स हैं, जो कंडीशन है फेडरलिज्म उसके अंदर आता है। जो ये शेयर हुआ है इसी को एक फेडरल गवर्नमेंट का रूप कहते हैं। मतलब जो इस तरीके से पावर शेयर करती है जो कंट्री, वो एक फेडरल कंट्री कहलाएगी। इसको और डीप में हम समझे कि फेडरलिज्म होता क्या है, उससे पहले हम देख लें कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। इसके आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फेडरलिज्म और इसी के साथ ही हम इसके फीचर्स पढ़ने वाले हैं। और ये जो बाकी टॉपिक्स है कि हम जो कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ये सारे वही टॉपिक्स है। जैसे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, इज इंडिया फेडरल कंट्री, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर धीरे धीरे वीडियोस के अंदर कवर करते जाएंगे। लेकिन मेन जो पर्टिकुलरली इस सेशन के अंदर होगा वो हम ये दो चैप्टर हैं वो कवर करेंगे। व्हाट इज़ फेडरलिज्म और फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। व्हाट इज़ फेडरलिज्म, मैंने अभी आपको बताया वर्टिकल शेयर्स ऑफ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। थोड़ा और इसके अंदर हम डेफिनेशंस खेलेंगे, थोड़ा डेफिनेशन इसलिए देखेंगे डेफिनेशन के अंदर किस तरीके से इसको समझा जा सकता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between central authorities and various constituent units। मतलब जो ये पावर होती है उसको डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट समझ लीजिए इसको, जो पावर होती है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसी के बाद जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब स्टेट्स, ये इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब स्टेट, जो पावर होती है जो शेयर की जाती है सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट के बीच में, और इसी को हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। जो ये सेंट्रल लेवल पर होती है गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, मतलब जो पूरी कंट्री होती है, मतलब ये जो कंट्री है अपने भारत को ले लीजिए आप, ये भारत है, समझ लेना ये भारत है, और इसके अंदर जो पूरे कंट्री को जो कवर करती है, जो पूरे एंटायर कंट्री को गवर्न करती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो रेस्पॉन्सिबल होती है फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कॉमन इंटरेस्ट मतलब जो डिफेंस हो गया, आर्मी हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रेड हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं उसके ऊपर जो फैसले लेती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। इसी के साथ जो स्टेट को गवर्न करती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्क करती है, जहाँ का प्रशासन संभालती है, वो गवर्नमेंट होती है स्टेट। गवर्नमेंट फॉर स्टेट और प्रोविंस दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट, मतलब जो स्टेट होता है उसके डेली टू डेली जो काम होते हैं उसको जो गवर्न करती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट। ये प्रोविंस लिखा है, इसका मतलब हिंदी के अंदर होता है प्रांत। प्रांत का मतलब भी एक तरीके से स्टेट ही है। अब हम ये जो 2 टर्म है यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम, मतलब ये 2 तरीके की ऐसे सिस्टम है जिससे गवर्न किया जा सकता है। कुछ देश ये अपनाते हैं, कुछ देश ये अपनाते हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि मेजर और माइनर डिफरेंस क्या क्या हैं इसके अंदर। यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है ये हम देख लेते हैं। इधर देयर इज ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या तो इसके अंदर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, या और द सब यूनिट्स, जो सब यूनिट्स होती है, जो अपने यहाँ पर समझ लीजिए स्टेट्स होते हैं, सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अंडर में होती है जो सब यूनिट्स। मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे हेड है उसके नीचे काम करती है, और जो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी वो इन्हें मानना पड़ेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको ऑर्डर पास कर सकती है। इसके साथ हम फेडरल सिस्टम के अंदर देखें कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, तो हम देख लेंगे कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट, कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट, मतलब ये स्टेट को ऑर्डर नहीं दे सकती है, यानी गवर्नमेंट को टू डू समथिंग, कुछ काम करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर्स ऑफ इट्स ओन, मतलब स्टेट के पास अपनी खुद की पावर्स होती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसने दे रखी है कुछ पावर्स, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पावर ऑफ इट्स ओन विच इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई फैसला लेती है तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं कि हमने ये फैसला क्यों लिया है। साथ ही सेम टाइम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
और जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर कुछ फैसले लेती है तो ये जनता जो होती है उसको आंसरेबल होता है, कि जनता को बताना पड़ता है कि हमने फैसले क्यों लिए हैं। बोथ दिस गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू पीपल। जो पीपल होते हैं उनको सेपरेटली आंसरेबल होती है। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं श्रीलंका और बेल्जियम वाला, जो पिछले चैप्टर में था। इसी चैप्टर में उसी को बेस बनाकर हम कुछ चीज़ें समझेंगे। बेल्जियम के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और 1993 के अंदर जो पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी वहाँ पर उन्होंने इसे स्टेट गवर्नमेंट को दी, धीरे धीरे पावर्स जो दी। ये देख लीजिए, इन बेल्जियम द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन 1993 दैट द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स that were no longer dependent on the central government। मतलब ये जो पावर्स दी गई हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं थी। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो बेल्जियम था जैसे पावर शेयर की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कंट्री जो ये फेडरल सिस्टम जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है वो अपने आप फेडरल गवर्नमेंट ही कहलाएगी। उसी तरह 1993 के अंदर बेल्जियम भी जो कुछ पावर सेंट्रल अथॉरिटी के पास थी उन्होंने स्टेट अथॉरिटी को दी, स्टेट गवर्नमेंट को दी, जिससे जो बेल्जियम है वो यूनिटरी, जो पहले यूनिटरी था उसके बाद से ये जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर शिफ्ट हो गया। द की चेंजेस मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मेन चेंज था वो क्या था? बेल्जियम वॉज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी उसे रिड्यूस करना, और जो रीजनल पार्टीज है, रीजनल गवर्नमेंट थी, एंड टू गिव दिस पावर टू रीजनल गवर्नमेंट। मतलब जो रीजनल गवर्नमेंट थी उसे ये पावर देना जिससे एडमिनिस्ट्रिंग वर्क और इजी हो जाए। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके आगे मैं तो आपको थोड़ा फीचर समझाऊंगा फेडरलिज्म के। फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, जो फेडरल सिस्टम होते हैं उसके जो फीचर्स क्या क्या हैं वो समझेंगे। फीचर्स मतलब हम समझ सकते हैं कि अगर ये चीज़ें अगर किसी गवर्नमेंट जो फॉलो करती है मतलब वो फेडरल सिस्टम के अंदर आती है। हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट है उसके मिनिमम 2 टीयर्स होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर देख ले फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 3 हैं लेकिन मिनिमम 2 मैं बता देता हूँ आपको। एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल यानी जो अपने दिल्ली है, जो राजधानी है इंडिया की, वहाँ पर जो वर्क करती है, जो पूरे कंट्री को गवर्न करती है। साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट के अंदर आप रह रहे हैं वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो, ये मिनिमम 2 टीयर्स हो गए। मतलब आप कह सकते हैं इंडिया फेडरल है या नहीं है, इंडिया फेडरल है या नहीं है आपकी एक टॉपिक भी है जो हम बाद में और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपके लिए इतना इनफ है। साथ ही अगर अपन देखें डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। मतलब जो आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है, साथ ही आपको स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है। आप दोनों जो गवर्नमेंट है उन दोनों के द्वारा आप गवर्न किए जा रहे हो। ये एक फीचर है फेडरलिज्म का। बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब मैं समझाऊँ तो इसका मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। इसको मैं आपके स्कूल के एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अधिकार क्षेत्र का मतलब, अधिकार क्षेत्र क्या होता है? अधिकार क्षेत्र आप ये समझ लीजिए कि स्कूल के अंदर जब तक आप हैं, स्कूल के पास ये अथॉरिटी है कि आपको पढ़ाए लिखाए, आपको कोई मस्ती करने से रोके। लेकिन स्कूल के गेट के बाहर या स्कूल के बाहर जाने पर स्कूल वालों का आप पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसी तरह गवर्नमेंट का भी एक ज्यूरिसडिक्शन होता है। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ लिमिटेशंस होती है कि इन चीज़ों पर ये चीज़ें, लेजिस्लेशन जो पावर है मतलब जो कानून बना सकती है, इन चीज़ों पर वो फैसला कर सकती है। ये स्टेट के स्टेट के जो ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। वैसे वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन होता है कि ये चीज़ें कर सकती हैं। जो यहाँ पर ये देख लेंगे सेम सिटीजन जो अपन हैं उसके ऊपर अलग अलग टीयर की जो गवर्नमेंट है वो गवर्न करती है, लेकिन उन सब के अपने अपने कुछ ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। और ये जो ज्यूरिसडिक्शन हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं। ये देख लीजिए, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव लेवल्स, जो अलग अलग लेवल से उनके जो ज्यूरिसडिक्शन है और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये स्पेसिफाइड है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट किस किस टॉपिक्स या किस किन चीज़ों पर रूल बना सकती है या गवर्न कर सकती है। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड। इसका मतलब ये है कि जो ये फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता अकेला। मतलब एक टीयर ऑफ गवर्नमेंट ये चीज़ें चेंज नहीं कर सकती। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरी, मतलब अकेले चेंज नहीं की सकती। चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट
ऑफ बोथ लेवल ऑफ कंसेंट, मतलब आज्ञा मान लीजिए, परमिशन ले लीजिए। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो दोनों लेवल्स हैं उन दोनों का कंसेंट बहुत ज़रूरी है। हम ये आगे देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज किए जा सकते हैं, स्पेसिफिकली ये जो फंडामेंटल प्रोविजन है उन सब के लिए। उससे पहले ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की। कुछ और पॉइंट्स भी हैं फेडरलिज्म के फीचर्स हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये रहे पॉइंट्स। कोर्ट हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट, सॉरी, कोर्ट हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटरप्रेट यानी दखल देने का अधिकार है कोर्ट के पास। कोर्ट इसके अंदर दखल दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? अगर जो पावर्स हैं उनका अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है, अगर या फिर कोई भी दो लेवल्स है गवर्नमेंट के, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो जो कोर्ट होंगी वो एज एन अंपायर एक्ट करेंगी और वहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई है उनको रिजोल्व करने में हेल्प करेंगी। पढ़ लेते हैं आगे। द हाईएस्ट कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट का मतलब किसी लेवल पर, जैसे कि सेंट्रल लेवल ले लेते हैं अपन, सेंट्रल लेवल के लिए जो हाईएस्ट कोर्ट होगी वो होगी सुप्रीम कोर्ट, और एट द सेम टाइम जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए जो हाईएस्ट कोर्ट होगी वो होगी हाई कोर्ट। तो ये जो रेस्पेक्टिव कोर्ट्स हैं इन दोनों की, वो एक्ट एज एन अंपायर की तरह एक्ट करेंगे। अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है, डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में किसी के बाद डिस्प्यूट अराइज होता है इन द एक्सरसाइज ऑफ द रेस्पेक्टिव पावर्स, जब वो अपनी पावर का यूज़ कर रहे हो तब अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जो कोर्ट्स हैं वो इनके अंदर दखल दे के इनको रिजोल्व कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे हम। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। कहने का मतलब ये कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है यहाँ पर, सोर्स ऑफ रेवेन्यू मतलब इनकम के जो सोर्सेज हैं किसी स्टेट के लिए, कोई लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए, आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर, मतलब जो पहले से स्पेसिफाइड हो चुके कि ये सोर्सेज ऑफ इनकम है और इनके लिए इनको फ्री कर दिया गया कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो टैक्स वगैरह हैं ये सब चीज़ें ले सकते हैं वहाँ पर। जैसे कि अब कंट्री इंडिया ले लेते हैं और इसके अंदर स्टेट ले लेते हैं, राजस्थान ले लेते हैं। राजस्थान के अंदर अगर आप देखेंगे माइंस एंड मिनरल के लिए देखा जाए तो नंबर 1 पर है इंडिया के अंदर राजस्थान। तो अगर वहाँ पर ये जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं दी जाए राजस्थान को तो दिक्कतें पैदा आ सकती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो इनकम का जो सोर्स है वो सबसे फर्स्ट में आएगा तो माइंस एंड मिनरल्स आएगा। तो राजस्थान को ये अथॉरिटी दे रखी है कि वो उनके हिसाब से वहाँ पर टैक्स डिवाइड कर सकते हैं, साथ ही वहाँ पर जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने हैं वहाँ पर कर सकते हैं, जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो वहाँ पर उनके लिए बना सकते हैं। तो ये जो दी गई है उसी को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी या आप वित्तीय स्वायत्ता कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलेंगे साथ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। द फेडरल सिस्टम डज हैव ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल जो सिस्टम होता है उसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक क्या होता है? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। मतलब जो कंट्री है, अगर अपन किसी भी कंट्री के अंदर फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं तो उनका दो ही ऑब्जेक्टिव होंगे। एक तो यूनिटी ऑफ द कंट्री को प्रमोट करना, जो कंट्री है उसकी एकता को प्रमोट करना, और साथ ही जो अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, मतलब जो क्षेत्रीय विभिन्नता है। जैसे कि अभी मैंने बताया राजस्थान के अंदर माइंस एंड मिनरल्स, अगर राजस्थान को ये अथॉरिटी नहीं दी जाती तो राजस्थान और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में डिस्प्यूट अराइज होते। अगर डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं तो मतलब ये यूनिटी कहाँ से हुई? सिंपल सी बात है, नॉर्मल से पॉइंट से, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में जो दो एस्पेक्ट्स हैं फेडरलिज्म के या फेडरल गवर्नमेंट के वो हम आगे पढ़ेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट आराम से आप। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि फाइनल फीचर है फेडरलिज्म का, इसको पढ़ लेते पहले। दस टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन, मतलब जो गठन है फेडरलिज्म का, गठन के लिए दो एस्पेक्ट्स हैं, और साथ ही फेडरलिज्म के काम का जो प्रैक्टिस है, जो काम करने का तरीका है, उसके लिए टू एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है? एक तो है म्यूचुअल ट्रस्ट, और साथ में अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, मतलब साथ रहने की इच्छा और आपसी विश्वास होना ज़रूरी है। किस तरीके से अपन देख लेते हैं आगे। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड अग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कुछ रूल के लिए अग्री होना बहुत ज़रूरी है।
गवर्नमेंट्स को। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आप और आपके जो दोस्त हो, आपका जो बेस्ट फ्रेंड हो, आप एक प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठा हो रहे हो। अब आपको उस प्रोजेक्ट के लिए आपने यूँ सोचा कि हम ये जो पावर है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, मतलब जो काम करने हैं उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करके हम इस तरीके से करते हैं कि हम दोनों अपने काम को एंजॉय भी कर सकें और साथ में हम इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से बना भी सकें। तो आपने जो पावर शेयरिंग की उसके लिए आपको ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, म्यूचुअल ट्रस्ट। आपको आपके बेस्ट फ्रेंड पर विश्वास होना चाहिए कि ये वो काम कर सकता है, या आपको विश्वास दिलाना होगा या आपको दिखाना होगा कि भाई मुझे तेरे पे विश्वास है, तू ये कर सकता है। सेम टू सेम यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको उनके जो निचले टायर की जो गवर्नमेंट है, निचले टियर की जो गवर्नमेंट है, उन पर जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो दिखाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि साथ रहने की इच्छा भी होगी और साथ में आपके जो गोल्स वगैरह हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे एक साथ। तो ये जो 2 एस्पेक्ट्स हैं फेडरलिज्म के, म्यूचुअल ट्रस्ट और अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फेडरलिज्म को गठन करने में और साथ ही कामकाज करने के लिए। मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ फेडरलिज्म के फेडरलिज्म के वर्क के लिए, कोई भी फेडरलिज्म को चलाने के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए और प्रैक्टिस के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट का होना और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर का होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ फीचर्स के साथ साथ हम हमारा जो सेशन है यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड अगेन सब्सक्राइब।